हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। जो भी पुराने बच्चे हैं वो इस चैनल को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें और जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों, सेक्शन फार्मूले का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और उसमें हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही थी, जिसमें हम लोग आर.एस. अग्रवाल जो मैथ की आपकी बुक है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की, उसके हम लोग क्वेश्चंस को करने की कोशिश किए थे। तो उसमें से मेरे द्वारा आपको लगभग 20 क्वेश्चंस जहां पे मीडियन की लेंथ को फाइंड आउट करना था, वो क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको कराए गए थे। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सामने कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं। तो इसमें अब मैं 21 नंबर से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं 21, 22, 23 आपके ये तीन क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर तरीके के हैं। तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने कराने की कोशिश करता हूं सेक्शन फार्मूला में 22 नंबर का। इसमें दे रखा है कि इफ, बहुत ही प्यारा सवाल है, इफ जी जिसके कोऑर्डिनेट बच्चों दे रखा है -2, 1 इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, is the centroid of a triangle ABC and two of its vertices are and two of its vertices are and two of its vertices are, जो कैपिटल ए है उसके कोऑर्डिनेट 1, -6 दे रखा है, एंड जो कैपिटल बी है उसके कोऑर्डिनेट बच्चों -5, 2 दे रखा है। आपसे कह रहा है फाइंड द थर्ड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द थर्ड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के बीच में। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है कि जो जी है -2, 1 उसके कोऑर्डिनेट है, वो एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, जिसमें से जो वो ट्राइंगल है कह रहा है उसके दो वर्टिसेस ए और बी 1, -6 और बी -5, 2 दे रखा है। तो आपको तीसरा वर्टिसेस चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया नहीं था कि अगर हमें कभी भी एक ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हों, एक x1, y1, दूसरा बच्चों x2, y2, तीसरा बच्चों x3, y3, और इसके मुझे जो सेंट्रॉइड होगा जो कि मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन तीनों के जो मीडियंस होंगी उसके कोऑर्डिनेट अगर मैं x, y मान लूं, x की वैल्यू क्या मैंने बताया था, तीनों की एप्सिका का सम, और y की वैल्यू क्या बताया था बच्चों, तीनों के ऑर्डिनेट का सम। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको g का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, 1, पहला नंबर ये सेंट्रॉइड का दे रखा है -2, 1 दे रखा है, ये -2, 1 दे रखा है आपको -2, 1, और दो वर्टिसेस के दे रखा है 1, -6, इसको हम 1, -6 मान लेते हैं। एक दे रखा है बी का -5, 2। तो ये हमारा ए हो गया, ये बच्चों हमारा बी हो गया, और मान लीजिए हमको सी के फाइंड आउट करना है। तो अगर वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे कि सर -2 है इज इक्वल टू सम ऑफ x का, तो x1 की वैल्यू 1 है प्लस x2 की वैल्यू -5 है, और जो x3 है वो हमें चाहिए अपॉन 3 हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे 3 2 जा -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + -5 प्लस x3 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अच्छा 3 नहीं, इंटू कर दिया हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो -6 इज इक्वल टू 1 - 5 - 4 प्लस बच्चों x3 हो जाएगा। तो x3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर -6 + 4 हो जाएगा,
तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे y निकालने के लिए y की वैल्यू 1 दे रखा है, सम ऑफ ऑर्डिनेट, तो y1 हमारा कितना है बच्चों -6 दे रखा है, प्लस y2 कितना दे रखा है 2 और प्लस y3 हमको चाहिए डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, -6 प्लस 2 -4 प्लस कितना हो जाएगा y3, तो y3 हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट x3 कामा y3 कितना हो जाएंगे -2 कामा 7 हो जाएंगे। ऐसे अगर आपको ये तीनों वर्टिसेस के दिया हो, डायरेक्ट हमको सेंट्रॉइड पूछेगा तो तीनों एप्सिका को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों ऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग जब कभी भी सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल पर बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरली सेंट्रॉइड का दे देता है, 2 के वर्टिसेस दे देता है, तीसरा आपसे पूछता है, तो उस तरह का क्वेश्चन मैंने कराने की आपके सामने कोशिश की है। लेकिन बता रहा हूं कि दूसरा टाइप का सवाल ये बन सकता है कि इन तीनों के दे दे वर्टिसेस के सेंट्रॉइड का पूछे तो सम ऑफ एप्सिका अपॉन 3, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन 3, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हुआ, जो कि आपकी बुक जो भी मैथ्स की आर.एस. अग्रवाल है, सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं हर टाइप का, कि कोई भी सवाल आपसे छूटने ना पाए किसी भी प्रकार का, अगर आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें, बहुत अच्छा सवाल है 24, 25 और इसके बाद 26, 24, 25, 26, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर हैं। 24, 25, 26 ये ध्यान रखना है आपको। 24, 25, 26 एक ही तरह का 3 क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा भी जाता है। जैसे यहाँ पे जो सिमिलर क्वेश्चंस में सबसे बेहतरीन सवाल है उसको मैं देख पा रहा हूं 25, इसमें दिख रखा है इफ द पॉइंट्स, क्या दिया है पॉइंट्स बच्चों, P दे रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट इसने दिया a कामा -11 दे रखा है, Q दे रखा है 5 कामा B, R दे रखा है 2 कामा 15 एंड कैपिटल S दे रखा है 1 कामा 1 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये किसके वर्टिसेज है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं। तो आपको PQRS इसका नाम दिया है क्योंकि कोऑर्डिनेट PQRS है। कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम PQRS है तो उसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको बता के रखा है कि P का कोऑर्डिनेट a कामा -11 है, Q का 5 कामा B है, R का 2 कामा 15 है और S का 1 कामा 1 है। तो आपको इनकी हेल्प से A और B की वैल्यू बताना है। तो मैंने किस तरह से क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर में बन सकते हैं, इसको मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो हमारा चाहे पैरेललोग्राम होगा, चाहे रोम्बस होगा, चाहे रेक्टेंगल होगा, चाहे स्क्वायर होगा, इसके जो चारों क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं वो बताओ, मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। भले इक्वल हो चाहे ना इक्वल हो, लेकिन इनके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हमको क्या करना है, याद रखना है। तो कैसे हम यूज करेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट a कामा -11 दिया है, Q का कोऑर्डिनेट 5 कामा B दिया है, R का 2 कामा 15 दिया है और S का 1 कामा 1 दिया है। तो इसका मतलब मैंने वहां पे बताया था कि अगर PQRS के डायगोनल PR और QS दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब PR का भी मिड पॉइंट O है और QS का भी मिड पॉइंट O है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन ना समझ में आए पहले जाके बेसिक वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो अगर O मेरा मिड पॉइंट है तो बताओ O का कोऑर्डिनेट मैं कैसे लिखूंगा, तो आप कहोगे सर दोनों के एप्सिका का सम PR लिया हूं डायगोनल, PR डायगोनल लेने पर O का मिड पॉइंट A प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 2/2 हो जाएगा और ऑर्डिनेट का सम -11 प्लस कितना हो जाएगा, 15/2।
और जब मैं QS लूंगा डायगोनल और उसमें O का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, क्योंकि QS का भी मिड पॉइंट O है, तो आप कहोगे सर 5 प्लस 1/2 और B प्लस 1/2। अब ये दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम हैं, तो हम इन दोनों को सेम करेंगे, तो A प्लस 2/2 और कामा -11 प्लस 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 4/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 6/2 कॉमा B प्लस 1/2। क्योंकि जो O है रिप्रेजेंट ए यूनिक कोऑर्डिनेट, यूनिक पॉइंट। जो O है PR और QS दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो कि यूनिक है। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट बराबर है, तो मैंने क्या बताया था कि ये तभी इक्वल होंगे जो एप्सिका की इक्वल होगा, ऑर्डिनेट की इक्वल होगा। तो एप्सिका इसकी A प्लस 2/2 है, इसका 6/2 है। A प्लस 2/2 इज इक्वल टू 6/2 बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, A बराबर 6 - 2 कितना आ जाएगा 4, और ऑर्डिनेट इक्वल करोगे तो 4/2 इज इक्वल टू B प्लस 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि अगर हमको इस पर बेस्ड, देखिए ये पैरेललोग्राम पे ना आकर रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर कुछ भी दे सकता है यहाँ पे पैरेललोग्राम को छोड़कर, और चारों कोऑर्डिनेट सेम देगा तब भी इसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि सब में कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, सभी के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखना है, तब जाके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद ये 24, 25, 26 के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से सवाल एक अच्छा सा बन सकता है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं 27, 28, 29 ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, तो मैं यहाँ पे 29 आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर हैं। जब आप मैथ्स की अपनी RS अग्रवाल की बुक को देखेंगे तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन न छूटने पाए। तो हम लोग करेंगे मेरे बच्चों जो आज का सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द रेशियो which the line segment joining the points which the line segment joining the points, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 7 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। पीछे हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, is divided by x-axis, find the point of the division। ये आपका सवाल है। अगर आप A और B को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बनाएं और उसको जो है एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड करें, तो आपको बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड होगा और जहां पे डिवाइड होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ए है उसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, -3 और बी है उसका कोऑर्डिनेट बच्चों -2, 7 है। अगर इन दोनों को ज्वाइन करें और इसको एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसका मतलब हम लोग कितनी बार देखें कि y 0 होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0 होंगे। तो यहां से अगर मैं इसको p मान लूं तो यहां से इस चीज को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे समथिंग रेशियो m/n में, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमको m/n की वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ पे ये हमारा x, y है, तो x तो पता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग x लगा देंगे सेक्शन फार्मूला लेके तो ना तो x पता है, ना तो m पता है, ना तो n पता है, तो हमें y की जानकारी पता है 0, तो हम लोग y इक्वल टू क्या लिखेंगे m × y2 प्लस बच्चों n × y1, यही तो बताया था। तो m × y2 7 है प्लस n × y1 -3 है डिवाइडेड बाय m + n, तो y की वैल्यू बताओ कितना है 0 है, 7m
और ये -3n हो जाएगा अपान m प्लस n। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो 7m - 3n इक्वल टू 0। तो 7m इक्वल टू 3n। तो बताओ m अपान n की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगी, n के साथ 3 का इंटू है तो ये ऊपर हो जाएगा, m के साथ 7 का इंटू है तो नीचे हो जाएगा। आप इंटू कर लो तो देख पा रहे होंगे, m के साथ 3 का करेंगे तो 3n आएगा, m के साथ 7 का करेंगे तो 7m आएगा। तो आपका रेशियो बना 3:7। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू क्या होती है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई सेक्शन फार्मूला अपान m प्लस n। तो m की वैल्यू कितना है, 3 है, x2 की वैल्यू बच्चों -2 है, प्लस n की वैल्यू कितना है, 7 है, x1 की वैल्यू कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, 3 प्लस 7। तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 3 7 21 अपान 7 प्लस 3 10। तो कितना आ जाएगा, 15 अपान 10, 5 3 15, 5 2 10। तो कितना आ जाएगा आंसर, 3/2। तो जो वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा P होगा, उसके कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएंगे बताओ। तो x की वैल्यू आई 3/2, इसका कोऑर्डिनेट कितना बनेगा बच्चों, 3/2, 0। ये आपको ध्यान से समझना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिए हैं पीछे। तो जो बच्चे ये वीडियो 20 से देखें तो मैं ये कहूंगा उनसे कि अगर उनको बेसिक नहीं पता है तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर बेसिक वीडियो देख लें, उसके बाद इनको देखेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 29 था। उसके बाद अगर हम लोग और भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें जो है इन पर, जो कि क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो हम लोग देख पाएंगे इस बुक में जो सवाल है लगभग 34 है ना, और ये हमारा 29 नंबर चल रहा है। यहाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 33, और शायद आज की सीरीज का एक क्वेश्चन और मैं बता दूंगा 33 के पहले अगर आप लोगों से बात किया जाए। 30 कर लेते हैं, 33 कर लेते हैं, दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं। तो जो हमारा ये टॉपिक होगा सेक्शन फार्मूले का, जिसमें सेंट्रॉयड मिड पॉइंट फार्मूला था, ये हमारा यहीं पे खत्म होगा। और अगला जो टॉपिक होगा कि अगर हमको किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पर अगर हमें विद द हेल्प ऑफ द ट्राइंगल जो है एरिया की हेल्प से अगर हमको कोलिनियरिटी प्रूव करना है तो उस चीज को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए हम लोग 30 करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, the base QR of an equilateral triangle PQR lie on x-axis. The base QR of a triangle कह रहा है, the base QR of a equilateral है बच्चों। तो हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल लिखेंगे, आप ए इक्विलैटरल ट्राइंगल PQR lies on x axis. The coordinate of the point QR, the coordinate of the point जो कि Q है, कितना दे रखा है, -4, 0। एंड अगला क्वेश्चन है, and origin is the midpoint of the base, and origin is the midpoint of the base। origin आपका क्या कर रहा है, मिड पॉइंट बेस का है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड R। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप देख सकते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड R। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है कि द बेस QR ऑफ आई इक्विलैटरल ट्राइंगल PQR लाई ऑन एक्स एक्सिस। आपको ध्यान रखना है कि जो बेस है QR इक्विलैटरल ट्राइंगल एक PQR में, उसको एक्स एक्सिस बनाना है, और जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट -4, 0 है।
और ओरिजिन मिड पॉइंट बनना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका थोड़ा सा अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डायग्राम बनाएं ध्यान से समझाने के लिए आपको, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ये मेरा पॉजिटिव एक्स है, ये निगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये निगेटिव वाई है। देखिए क्यू आर मेरा बेस है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये मेरी पूरी एक्स एक्सिस है बच्चों, ये मेरी पूरी एक्स एक्सिस है। ये पूरी कितने क्या है, मेरी एक्स एक्सिस है। इसका बेस क्यू आर है। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है जिसमें क्यू का कोऑर्डिनेट -4,0 है। तो देखिए इधर ये एक्स में -4 है, ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -4,0 और ओरिजिन मिड पॉइंट हो। ध्यान से समझिएगा, क्यू आर में ओरिजिन आपका मिड पॉइंट है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस उधर है। तो आप बताओ, मुझे बताओ, इधर ये डिस्टेंस कितना है, -4 है। तो आप कहोगे कि सर उधर डिस्टेंस कितना होगी, +4 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इस आर के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हो जाएंगे, 4,0 हो जाएंगे। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी एंड आर। तो आर का तो पता चल गया 4,0। पी कहां पे लाई कर रहा था बच्चों, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एंड आर, है ना। तो आपका जो पी कोऑर्डिनेट हो सकता है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बनना चाहिए, ध्यान से समझना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब कि अगर मैं क्यू आर साइड निकालने की कोशिश करूं तो जितना क्यू आर आएगा उतना बाकी दो साइड्स और आएंगी। तो बताओ यहां से क्यू आर हमारा कितना निकल के आएगा। तो आप कहोगे कि सर क्यू आर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट में एप्सिका का डिफरेंस, तो -4 का डिफरेंस और प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो -4 -8 का स्क्वायर 64 प्लस 0, तो बताओ कितना आ जाएगा 64। तो 64 में, ठीक है, यहां देखिए स्क्वायर रूट 64 है। तो चूंकि यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ये +8 और -8 कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर 8 हो सकता है, नीचे भी 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर हम लोग इसको इक्वल लेने की कोशिश करें तो आपका जो है डिस्टेंस कितना रखना है मेरे बच्चों, ये हमारी डिस्टेंस 8 यूनिट आई, ध्यान रखना है। तो जो P हमें कोऑर्डिनेट बनाना है उसका Q से भी डिस्टेंस 8 यूनिट होनी चाहिए और R से भी डिस्टेंस 8 यूनिट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अगर हम लोग अपने दिमाग को लगाते हुए अच्छे से प्रॉपर तरीके से इस चीज को सोचने की कोशिश करें कि जो हमारा P कोऑर्डिनेट होगा, राइट, वो चाहे पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस में कहीं भी लाई कर सकता है। ये बात चूंकि भी क्लियर नहीं है, या हो सकता है एक्सिस पे लाई ही ना करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा सवाल एक बार और चेक कर लेता हूं। The base QR of a equilateral triangle PQR lie on x-axis. The coordinates of the Q points are -4,0 and origin is the midpoint of the base. Then find the coordinates of the point P and point R हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो सारी चीजें प्रॉपर हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक पॉइंट को लेट करेंगे जिसको हम लोग मानेंगे कि हमारा वाई एक्सिस में होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस में अगर वो पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या मानेंगे, या तो हम लोग मान सकते हैं 0,y, या तो मान सकते हैं 0,-y, राइट। और ये डिस्टेंस क्यू आर है हमारी, जो कि कितना दे रखा है, 8 यूनिट दे रखा है। तो वहां से जो मेरा ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ये 8 यूनिट है तो ये भी 8 होना चाहिए और ये भी 8 होना चाहिए। मींस तीनों डिस्टेंस हमारी कितना आना चाहिए बच्चों, 8 यूनिट निकलना चाहिए। तो अगर मैं इस P के कोऑर्डिनेट्स जो आपको दे रखा है 0,y ±y लेके कंसीडर करूं और उसको इनसे इक्वल करूं 0,y या 0,-y, दोनों से Q की डिस्टेंस कितना है बच्चों, -4,0। R की डिस्टेंस कितना है, 4,0, R के कोऑर्डिनेट। यहां पर भी सेम चीज है, इसके कोऑर्डिनेट कितना है Q के, -4,0 और R के कोऑर्डिनेट कितना है 4,0। और दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें
क्योंकि PQ और PR इक्विलेटरल ट्रायंगल की दोनों साइड्स हैं, तो दोनों आपस में लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप देख पाओगे तो PQ इज इक्वल टू अगर PR है, हम लोग लिखे दोनों ही केस में, तो हमारा क्या निकलेगा, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफसीका का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, तो यह बन जाएगा 0 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना बन जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर, ये रूट में इज इक्वल टू, इधर की तरफ सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो क्या मिल पाएगा आपको, जब हमने पॉजिटिव y एक्सिस में कोऑर्डिनेट लिया है तो रूट रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 0 माइनस -4 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 का स्क्वायर, तो मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा y माइनस 0 y का स्क्वायर, उधर भी करोगे तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा y का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं सब खत्म हो जा रहा है, कुछ सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब जो पॉइंट P है हमारा पॉजिटिव y एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है। अगर हम नेगेटिव से इसी को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आपका बनेगा ये वाला निगेटिव y एक्सिस पर लेकर हम लोग सॉल्व करें तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा PQ आया निगेटिव y एक्सिस में, PR लूंगा तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -y माइनस 0 का स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, -4 का स्क्वायर, अच्छा ये माइनस का स्क्वायर है तो दोनों केस में ये वैल्यू कितना हो जाएगी, आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, P के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करना है ना, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, P का 0 कामा y हुआ और Q का -4 कामा 0, R का 4 कामा 0, थोड़ा सा हमको सोचने की जरूरत है इस कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने के लिए, और ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है उसको 8 यूनिट रखना है, हाँ इसको हमको बच्चों 8 यूनिट रखना है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना हमको रखना है, 8 यूनिट रखना है, क्योंकि ये दोनों की साइड से इक्वल होंगी, तो ये ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसको जो है आप डिस्टेंस के इक्वल रख के करिए। तो ये कितना आ जाएगा, PQ की वैल्यू 8 यूनिट दे रखा है, तो PQ की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में, ये आपका PQ निकल के आएगा। जिसको अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा, जिसकी वैल्यू 8 यूनिट दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट में 16 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये कितना बनेगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 में 6 गए 8, 5 में से 1 गए 4, 48 हो जाएगा। और उस केस में